बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक इंतहाई अहम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज की इस वीडियो में हम एटम के बारे में स्टडी करेंगे, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में बात करेंगे, और जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया, तो इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कब हुई और किन साइंटिस्ट ने जो है इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की है, और जो है इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी है वो किस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हुई और किस तरह हुई, इन चीज़ों के बारे में हम जो है थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये क्लास 10 के फिज़िक्स के रेफरेंस से हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये एक टॉपिक जो है ये एक जनरल टॉपिक है, जो है हर एक स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, तो स्टार्ट कर लेते हैं, व्हाट इज़ एटम। ठीक है। अच्छा, एटम इज़ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। एटम जो है ये मैटर का वो सबसे छोटा ज़र्रा है, वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो इंडिपेंडेंटली जो है वो नहीं रह सकता। ठीक है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। ठीक है, मैटर का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं एटम। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम्स को आपस में मिलना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन हो गई। ठीक है, सोडियम बेसिकली एक एटम है फॉर एग्जांपल। अब उसने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकाल दी। ठीक है, तो फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्लोरीन एक एटम है, वो अनस्टेबल है, उसने उस इलेक्ट्रॉन को जो है गेन कर लिया, तो फिर वो स्टेबल हो गई। अब क्लोरीन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया, स्टेबल तो हो गई, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, उधर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स आ गई, और फिर वो आपस में मिले, एक बॉन्ड बन गई, आयोनिक कंपाउंड बन गया। ठीक, अब ये एक मालिक्यूल बन गई, NaCl के साथ मिल गई, सोडियम क्लोरीन के साथ मिल गया, अब ये एक मालिक्यूल बन गई है। अब ये मालिक्यूल स्टेबल है। ठीक है, अब ये मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बन गया जो स्टेबल है। ठीक है, लेकिन आप अगर जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करो जो अनस्टेबल होता है, वो है एटम। ठीक है, अब मालिक्यूल भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन वो स्टेबल वाली है। ठीक है, इस वजह से एटम और मालिक्यूल में डिफ्रेंशिएट करते हुए हम ये कहते हैं कि एटम मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो अनस्टेबल होता है, और मालिक्यूल मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो स्टेबल होता है। इस वजह से जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, क्योंकि वो अनस्टेबल है। उसको जो है इंडिपेंडेंटली रहने के लिए स्टेबल होना पड़ता है, और फिर स्टेबल होने के बाद वो कोई ना कोई मालिक्यूल ज़रूर बनाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम एटम की डेफिनेशन यूँ लिखते हैं, राइट। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, ये एटम का जो वर्ड है, इसको जो है एक ग्रीक फिलोसोफर ने जो है इसका बताया था, डेमोक्राइटस। ठीक है, 400 BC में एक ग्रीक फिलोसोफर था, जो गूगल उसका नाम एक ब्रिलियंट फिलोसोफर के नाम से लेता है, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। तो वो डेमोक्राइटस जो था वो 400 BC में एटम का वर्ड जो है उन्होंने एटम के वर्ड को बताया, इंट्रोड्यूस किया। जो एटम है इसका वर्ड निकला है एटेमोस से। एटेमोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मानी है अनकटेबल। अनकटेबल यानी जो न टूटता हो। चूंकि उस वक़्त पता नहीं था कि एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो आज पता चल चुके हैं हमें कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, शेल्स होते हैं। ये उस वक़्त पता नहीं थे। उस वक़्त ये समझा जाता था कि एटम मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो मज़ीद न टूटता हो। तो उस वक़्त डेमोक्राटस ने इसका नाम एटम रखा था। एटम जो है एटमोस से निकला है, जिसका मानी है अनकटेबल।
बाद में पता चला कि ये कटेबल है, ये डिविजिबल है, इसके अंदर और पार्टिकल्स हैं। तो उस वक़्त तो ये नहीं पता था, तो तब इसका नाम जो है अनकटेबल यानी एटमोस से जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था, तब एटम रखा गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी जो एटम के हवाले से मुख्तलिफ बातें होती रहीं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होते रहे, उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, प्रोटॉन डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, न्यूक्लियस डिस्कवर हुए, और फिर इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बनने लगे। किसी ने अपना थ्योरी पेश किया, किसी ने आके अपना थ्योरी पेश की। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एटम के अंदर होते क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें। उसके बाद हम इन चीज़ों की डिस्कवरी पे थोड़ी सी बात करेंगे कि इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी कब, किस तरह और कब हुई। ठीक है, इन चीज़ों पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, कि एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, एटम के अंदर क्या क्या होते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे अगर बात करें तो हम कह सकते हैं ऑल द एटम्स कंटेन ए हैवी चार्ज मास इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। तमाम एटम्स के सेंटर में एक हैवी, एक मैसिव चार्ज बॉडी होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसे मान ले ये पूरा एक एटम है। ठीक है, ये पूरा एक एटम है, इस एटम के सेंटर में ये एक जो है एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और पूरे एटम का जो मास होता है वो इस न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, पूरे एटम में जो मास होता है वो ज़्यादातर मास इस न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि इस न्यूक्लियस के बाहर कोई ऐसी मैसिव चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाहर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी जो है इतनी ज़्यादा मास नहीं होती। जो ज़्यादातर मास होता है वो इस न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे कि न्यूक्लियस में ज़्यादा मास किस तरह है। ठीक है, अच्छा, inside the nucleus, there are protons and neutrons except hydrogen, and the electrons revolve around the nucleus in a fixed circular path called shells. अच्छा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान ले यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हो गए और 2 न्यूट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन इसलिए लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है, और वो भी एक स्पेशल केस में। क्योंकि देखें ना, हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं उसके मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन का आइसोटोप्स इस तरह होते हैं ना कि अगर किसी एटम में देखिए, हर एक एटम का फिक्स प्रोटॉन होंगे, फिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे और फिक्स न्यूट्रॉन होंगे। जो भी आप एलिमेंट उठाओ उसके हर एक एटम में सेम स्ट्रक्चर होंगे, सेम प्रोटॉन होंगे, सेम न्यूट्रॉन होंगे। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एटम के स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन एलिमेंट उठा लें, उसके एक एटम की अगर बात करें तो पॉसिबल ये भी है कि उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो ही ना। और अगर ऐसे भी हाइड्रोजन के एटम होते हैं जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी साथ में हो। ठीक है, और ऐसे भी हमारे पास हाइड्रोजन के एटम पॉसिबल हैं जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो। तो बाज़ एटम्स ऐसे होते हैं, बाज़ एलिमेंट्स के एटम ऐसे होते हैं जो आपस में क्या सेम नहीं हो सकते। ठीक है, उनमें जो न्यूट्रॉन की नंबर है वो डिफरेंट हो सकती है। जिस तरह हमने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट कर सकता है, एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन, सिर्फ एक प्रोटॉन अकेला। तो ये 3 तरह के हाइड्रोजन के एटम्स बने, और इनको हम आइसोटोप्स भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन तो सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट करती हो एक एलिमेंट के अंदर, तो फिर उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन का इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि एक हाइड्रोजन जो जिस तरह मैंने मेंशन की उसमें जो है सिर्फ एक प्रोटॉन भी पॉसिबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सक्लूड किया कि मैं जो है हाइड्रोजन के अलावा बता रहा हूँ कि तमाम जो एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। और ये जो हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से एक्सक्लूड किया है, ये सिर्फ एक केस को एक्सक्लूड किया है कि जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन हो,
न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता है, तो उसको हम प्रोटियम बोलते हैं, जिसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। अब जो दूसरा हमारे पास आइसोटोप है हाइड्रोजन का, उसमें एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर और एक न्यूट्रॉन होता है, उसको ड्यूट्रियम बोलते हैं, ठीक है। और एक हाइड्रोजन है आइसोटोप उसका, उसमें हमारे पास एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ट्रिटियम बोलते हैं, उसका 3 एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आइसोटोप्स की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे जो हाइड्रोजन को मैंने एक्सक्लूड किया है, ये हाइड्रोजन के एक आइसोटोप को एक्सक्लूड किया है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के एक आइसोटोप को निकाल के, ठीक है। अच्छा, एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल्स। और जो हमारे पास तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, घूमती हैं, इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, एक ऐसी जो है एक गोल दायरे में ये घूमती हैं, और फिर उन गोल दायरों को, इन फिक्स सर्कुलर पाथ्स को हम शेल्स बोलते हैं। और इसकी डिस्कवरी ने भी इसका बोहर ने बताया था 1913 को, ठीक है। बोहर ने शेल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड ने 1911 में पेश की थी। तो उसमें एक ड्रॉबैक ये थी कि उन्होंने इन शेल्स का नहीं बता पाया था रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो 1913 को नील बोहर ने आके इन शेल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमती हैं, जिनको हम शेल्स या ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक एटम में होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर घूमते हैं। जिस तरह हमारा जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं। सन एक हैवी मास है, बहुत मैसिव चीज़ है, एक हैवी मास है सन, ठीक है। उसके अराउंड बहुत सारे जो है प्लैनेट घूमते हैं। तो ये बताया जाता है कि जो सन है 99.86% मास उस सन में है। अगर पूरे हम सोलर सिस्टम की बात करें, इस पूरे सोलर सिस्टम में जो 99.86% मास है वो सन में है, और बाकी जो 0.14% है वो इन 8 प्लैनेट्स, मून्स वगैरह और रॉकी ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हैवी मास है वो इस न्यूक्लियस में होता है, जो जिसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये आप सोलर सिस्टम से भी इसको जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द होल एटम, ठीक है। एन एटम इज़ 10,000 टाइम्स बिगर देन दैट्स न्यूक्लियस। एक जो न्यूक्लियस होता है हमारा, ये पूरे एटम के मुकाबले में बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ये बताया जाता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये इस पूरे एटम के मुकाबले में 10,000 गुना स्मॉलर है, ठीक है। 10,000 टाइम्स जो एटम होता है, एटम न्यूक्लियस के मुकाबले में 10,000 गुना बड़ा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है एटम से बहुत ही छोटा होता है। तो ये हमारे क्लास 10 के फिज़िक्स में ये लिखा है 10,000 गुना स्मॉलर होता है। लेकिन आप अगर गूगल पर सर्च करें तो ये बताता है कि ये 1,00,000 गुना कम है। न्यूक्लियस एटम के मुकाबले में 1,00,000 गुना स्मॉलर होता है, लेकिन हमने क्लास 10 के फिजिक्स से 10,000 टाइम उठाया है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ी बहुत ही चीज़ें हमने डिस्कस की। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके डिस्कवरी की बात कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होती है? अच्छा, एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। हर एक एटम का जो उसमें न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं, उन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो स्ट्रक्चर बनाई गई है इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो हमने क्या क्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये हमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 2, ठीक है। इस एटम का एटॉमिक नंबर 2 है, और ये एटम किसका है? हीलियम का है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। अच्छा, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और हमने आइसोटोप में भी ये बात कही थी कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन तो एक ही होता है, चाहे वो प्रोटियम हो, ड्यूट्रियम हो, ट्रिटियम हो, प्रोटॉन तो एक ही होता है। न्यूट्रॉन्स वेरी करते हैं,
न्यूट्रॉन्स 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। हर एक आइसोटोप के अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। प्रोटॉन्स वेरी नहीं करते आइसोटोप में, प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है। डिफरेंट क्या होती है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप में ये होता है कि न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं लेकिन प्रोटॉन्स तमाम में सेम रहता है। हर एक एलिमेंट का अलग जो है एटॉमिक नंबर होगा। हर एक जो हमारे पास क्या कह सकते हैं हम, हर एक एटम का अपना जो है एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का कह ले 1 है एटॉमिक नंबर, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। वजह ये है कि ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर को आप अगर देख लेना, उसके न्यूक्लियस में हमारे पास 8 जो है हमारे पास प्रोटॉन होती हैं। और इस तरह कार्बन की अगर हम बात कर लें तो कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है, कार्बन एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं। दैट्स वाई इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो ये एटॉमिक नंबर जो है ये किसको कहते हैं हम? एक न्यूक्लियस के अंदर, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं Z से। Z इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन, Z इक्वल टू 8 फॉर ऑक्सीजन, Z इक्वल टू 6 फॉर कार्बन, Z इक्वल टू 2 फॉर हीलियम। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका है? हीलियम का है। और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? 2 है। और इस तरह लिखते हैं, एटम के सिंबल को लिखें आप और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 लिखते हैं, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 है। रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मास, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। अच्छा, एटॉमिक मास क्या होता है? द सम ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं, उनको आप अगर सम कर लें, एड अप कर लें, तो वो उसका मास नंबर बन जाएगा या एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर या एटॉमिक मास में प्रोटॉन्स के साथ आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी ऐड कर लें, तो उसको हम बोलते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल इसमें देख लें, 2 हमारे पास प्रोटॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन आप अगर मास नंबर की बात कर लें तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, तो 4 एटॉमिक मास बनेगा इसका, हीलियम का। ठीक है, दैट्स वाई इसका एटॉमिक मास 4 बनेगा। और इसको इस तरह ऊपर लिखते हैं, छोटा करके इस सिंबल के ऊपर लिखते हैं, हीलियम 4 और 2। ठीक है, अच्छा, तो ये मास नंबर हो गई। अब हाइड्रोजन का देख लें, एटॉमिक मास 1 ही है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम हैं। और ऑक्सीजन का आप देख लेना, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 था, लेकिन एटॉमिक मास 16 है, क्योंकि 8 इसमें जो है प्रोटॉन्स होती हैं और इसके अलावा 8 न्यूट्रॉन्स भी होती हैं, तो 8 + 8 इसका एटॉमिक मास 16 बन गई है। और इस तरह कार्बन का 12 होता है, क्योंकि इसमें 6 हमारे पास प्रोटॉन्स होती हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 12 और एटॉमिक नंबर 6 बन गई। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस थे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस में होते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और इस वजह से जो एटॉमिक मास होता है या जो मास नंबर है, इसको हम न्यूक्लियॉन नंबर भी बोलते हैं। न्यूक्लियॉन नंबर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के उनका सम कितना बनता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा जो एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें थी। अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं भूल गया था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इनके मासेस क्या हैं? एक प्रोटॉन के अंदर कितना मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होती है ये बहुत हल्की जो पार्टिकल है, इंतहाई हल्का है, इसका मास बहुत ही कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में। ठीक है, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना है हमारे पास? देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻³ -31 kg। इतना स्मॉल है इसका मास, जो है वो
इतना कम है। 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -31 kg, यानी आप 0.000 करते जाएं, 31 मरतबा 0 लगाने के बाद फिर 9 बना जाता है, यानी इतना स्मॉल मास है इसका, इतना जो है इसका जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। और इसी तरह अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास है हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -27 kg है। ठीक है, ये प्रोटॉन का मास है जो कि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है। ये 10 टू द पावर -31 है, ये 10 टू द पावर -27 है। ठीक है, और इसी तरह अगर न्यूट्रॉन की मास की बात करें तो वो भी तकरीबन प्रोटॉन के बराबर ही होती है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -27 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मासेस हैं ये तकरीबन सेम है, आप ये कह लें सेम ही हैं, बहुत माइनर डिफरेंस है। ठीक है, जो न्यूट्रॉन होता है ये थोड़ा भारी होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मुकाबले में थोड़ी हल्की होती है, लेकिन कोई इस तरह ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के मासेस तकरीबन सेम है। अलबत्ता जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में इंतहाई कम होता है। ठीक है, आप यहाँ से देख लें, इसमें 10 टू द पावर -31 है, इसमें 10 टू द पावर -27। तो आप अगर इन दोनों को डिवाइड करके देख लेना कि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कितना मैसिव है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कितना ज़्यादा है, अगर आप इसको मालूम करना चाहते हैं तो इसको इसके साथ डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 गुना जो है वो ज़्यादा है। एक सिंगल प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 गुना जो है वो मैसिव होता है, भारी होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन का भी यही हाल है, न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 गुना भारी होता है। और यही चीज़ जो है आपको समझने की ज़रूरत है कि दोनों भारी चीज़ें, दोनों मैसिव, न्यूट्रॉन भी और प्रोटॉन भी, वो किस में है, न्यूक्लियस में है, दोनों मैसिव चीज़ें। और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इसका मतलब जो है वो पूरा मास एटम का कहाँ पे है, न्यूक्लियस में है। ठीक है, तो इस वजह से न्यूक्लियस भारी होता है और ये बहुत ही स्मॉल जो है जगह ले लेता है। अब अगर न्यूट्रॉन पे चार्ज अगर देख लें तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ठीक है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन पे अगर आप चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होगा, इन दोनों के जो चार्जेस हैं वो सेम होंगे। प्रोटॉन्स में जितना चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन में चार्जेस होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जो प्रोटॉन में चार्ज होता है वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम्स। ठीक है, चार्ज इन प्रोटॉन, चार्ज इन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम। और इस तरह चार्ज इन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो होगा -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम। ये माइनस सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का बिल्कुल सेम है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस बराबर हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मास बराबर हैं। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी डिस्कवरीज कब, कैसे और किस तरह हुई। तो सबसे पहले डिस्कवर होने वाला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 1879 को डिस्कवर हुआ था, जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक है, जे थॉमसन ने 1879 को 1879 को इसकी डिस्कवरी की। उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास ट्यूब लिया जिसके अंदर कोई एयर मौजूद नहीं था, जो है इवैक्यूएटेड था, वैक्यूम था, उसके अंदर ग्लास ट्यूब लिया, उसमें 2 प्लेटें लगवाई, उसको बैटरी के साथ अटैच किया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्लेट, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव से जो प्लेट कनेक्ट है जिसको हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है, और जो प्लेट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है उसको हम एनोड बोलते हैं। तो जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है बैटरी के, जिसको हम कैथोड बोलते हैं, उसमें से कुछ रेडिएशंस निकली, कुछ रेस निकला और जो है एनोड की तरफ मूव करने लगी। तो उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, उन रेडिएशंस को उन्होंने स्टडी की। तो फिर पता चला कि उन रेडिएशंस पर नेगेटिव चार्जेस हैं, क्योंकि उन रेडिएशंस को जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाया करती थी। इस वजह से उनको जो है नाम दिया गया नेगेटिव रेस का। और ई गोल्डस्टीन नाम का एक साइंटिस्ट था, वो उन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया।
जे थॉमसन ने उनको नेगेटिव रेस कहा, ई गोल्डस्टीन ने उनको कैथोड रेस कहा, और 1991 में जाके एक और साइंटिस्ट थे जी.जे. स्टोनी। जी.जे. स्टोनी ने उनका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इसको डिस्कवर करने वाला जे थॉमसन ही था, बस नाम जी.जे. स्टोनी ने रखा 1991 में। अच्छा, अब जो उसके बाद डिस्कवर होने वाला पार्टिकल था वो प्रोटॉन 1886 में ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर की थी। तो उन्होंने भी वही सेटअप को इस्तेमाल किया जो जे थॉमसन ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने भी वही जो है ग्लास ट्यूब लिया, वही 2 प्लेट, उनको बैटरी के साथ अटैच किया, वही सेटअप था, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस था, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस लाए और उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। और फिर जो है उसके बाद डिस्कवर होने वाला पार्टिकल था न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो 1911 को रदरफोर्ड ने जो है अपने गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट के नतीजे में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। बेसिकली उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स बोले तो ऐसे रेडिएशंस जिसमें पॉजिटिव चार्जेस होती हैं। अब वो उन रेडिएशंस को एक गोल्ड फाइल पे जो है बम्बार्ड किया, तो बर्मामेंट के बाद जो नतीजा सामने आया वो ये था कि एटम के अंदर कोई ऐसी चार्ज पार्टिकल है जो बहुत मैसिव भी है, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, वो उस सेंटर में लाया करता है एटम के। तो यही वो न्यूक्लियस था ना, जो एटम के सेंटर में लाया करता है और उसमें बहुत ही हाई पॉजिटिव चार्ज होती है क्योंकि सारे प्रोटॉन्स इसमें होते हैं। तो ये न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवर की थी। और फिर जो है 1932 को न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। ठीक है, 1932 को न्यूट्रॉन डिस्कवर हुई। जेम्स चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट था, जेम्स चैडविक ने जो है उन्होंने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने गोल्ड फाइल नहीं ली रदरफोर्ड की तरह, उन्होंने ग्रेफाइट लिया था। उन्होंने ग्रेफाइट ली थी और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट उन्होंने करी, और फिर उसके एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ये न्यूट्रॉन्स सामने आए, और 1935 को इसने इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी लिया था। तो इस तरह ये 4 पार्टिकल्स जो हमने जो है डिस्कवर की हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एटॉमिक मॉडल पेश हुए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले 400 BC के अंदर डेमोक्राटस ने कहा कि जो एटम है वो अनकटेबल है। शुरू में तो पता नहीं था ना कि इलेक्ट्रॉन तो हमने कहा बाद में डिस्कवर हुए, प्रोटॉन बाद में डिस्कवर हुए, न्यूट्रॉन बाद में डिस्कवर हुए। तो शुरू में ये समझा जाता था कि एटम जो है वो डिविजिबल नहीं है, वो अनकटेबल नहीं है, सॉरी अनकटेबल है, कटेबल नहीं है, इसको मजीद नहीं तोड़ा जा सकता है। शुरू में ये कंसीडर किया जाता था। तो डेमोक्राटस नाम का जो ग्रीक फिलोसोफर था, बहुत जो है उन्होंने जो एटम का नाम रखा था, एटमोस से निकाल कर एटम रखा था, मतलब अनकटेबल। उसके बाद 1803 में या 1808 में, गूगल इसको 1803 बताता है, किताबों में 1808 लिखा है, जो है एक साइंटिस्ट है डॉल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि एटम स्फेरिकल शेप का है, वाकई स्फेरिकल होता है, जिस तरह एक फुटबॉल है इसी शेप का है। और उन्होंने ये कहा कि एटम इनडिविजिबल है, एटम डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये बात उन्होंने कही थी अपने एटॉमिक थ्योरी में। बेशक ये बात गलत थी, ठीक है, लेकिन अपना थ्योरी उन्होंने 1803 को पेश किया था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, अनकटेबल है, और उन्होंने पोस्टुलेट दिए, कुछ उनमें सही निकले, कुछ गलत निकले। और उसके बाद जो है हाँ, उनकी एक बात ये सही है कि एटम स्फेरिकल होता है, एक फुटबॉल की तरह जो है वो एक स्फीयर की तरह होता है, गोल हर तरफ से। तो उसके बाद जो प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हुए 1904 में। तब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे, न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। 1904 के अंदर जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक थ्योरी पेश किया। उन्होंने कहा कि जो एटम होती है ये स्फेरिकल है, और इसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर होते हैं। इस वजह से जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो एटम होता है उसमें प्रोटॉन्स जो है वो पूरे जगह को घेर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर पूरा हमारे पास एटम है तो उन्होंने कहा ये प्रोटॉन इस तरह यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्जेस इसमें मौजूद हैं, ठीक है, पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर इस तरह जो है धंसे हुए हैं।
इन प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपने साथ रखा हुआ है। तो इस तरह उन्होंने जो है एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। किसने? जे थॉमसन ने, जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। तो इस मॉडल को उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल कहा, क्योंकि प्लम पुडिंग से इसने कंपेयर की थी इस चीज़ को। ठीक है, तो अच्छा, और जो डोल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी उसको सॉलिड स्फीयर मॉडल कहा जाता है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर मॉडल, इसको प्लम पुडिंग मॉडल जो थॉमसन का मॉडल था। और उसके बाद 1913 को जाके रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट पेश की, और उसमें उन्होंने देखा कि ये थ्योरी तो बिल्कुल गलत है। इसके मुताबिक तो जो प्रोटॉन्स है वो पूरे एटम में बिखरे हुए हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने देखा कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो बहुत ही कम जगह घेर लेता है। एटम का पूरा जो स्पेस है वो ज़्यादातर खाली है। ठीक है, ज़्यादातर स्पेस जो एटम में होता है वो खाली है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में लाया करता है। तो यही उन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का कंसेप्ट रदरफोर्ड ने दिया था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी 1911 को। तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन्स अब भी डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, रदरफोर्ड ने भी जो एटॉमिक थ्योरी पेश की, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो एटम के सेंटर में होता है, इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस और न्यूट्रॉन्स तो डिस्कवर नहीं हुए थे, पॉजिटिव चार्जेस इसमें लाया करते हैं। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अराउंड मूव करते हैं, ये उन्होंने कहा था, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो उससे जे थॉमसन की ये एटॉमिक थ्योरी इस तरह फेल हो जाती है, क्योंकि ये तो कह रहा था कि एटम्स में जो प्रोटॉन्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने आके कहा कि जो प्रोटॉन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर में होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, और जो एटम का ज़्यादातर जगह है वो खाली होता है। आप देख रहे हो, न्यूक्लियस छोटा सा जगह ले रहा है और बाकी जो एटम है ये खाली है। ठीक है, अच्छा, तो 1913 को नील बोहर ने शेल का कंसेप्ट दिया। जो शेल्स हमने डिस्कवर की थी, इस पे बात की थी कि नील बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम्स के अराउंड एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जिसको हम शेल बोलते हैं। तो रदरफोर्ड ने शेल्स का हमें नहीं बताया था। ठीक है, और उसके बाद जो है यही चीज़ें जो है आज तक चलती आ रही हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, कि जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ये लाया करती हैं, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करती हैं। यह सारी चीज़ें जो है आजकल हमारे सामने है। तो मैं आपको बता दूं, जो नील बोहर और रदरफोर्ड ने भी जो एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, उसमें भी तब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। न्यूट्रॉन्स तो 1932 में डिस्कवर हुए। ठीक है, तो वही एटॉमिक थ्योरीज चलती आ रही हैं। जो एटम का वर्ल्ड है अनकटेबल, ठीक है, ये भी आज तक चला आ रहा है, लेकिन बहरहाल ये अभी तो पता चला है ना कि एटम्स के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एटम को मज़ीद तोड़ा जा सकता है, एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है, ये डिविजिबल है, तब तो नहीं पता था। खैर, तो ये इस तरह चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर था, एटम से रिलेटेड बातें थी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज रमज़ान भी है, तो कोई अगर इशू हो गया हो तो आई एम रियली सॉरी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।